दोस्तों नमस्कार। आज आजाद शत्रु और राकेश राय जी के बीच आपका स्वागत है। आज अक्सर आजाद शत्रु जी अपने पोस्ट पे लिखा करते हैं मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। हम राकेश राय जी से जानना चाहेंगे कि मनुवाद मुर्दाबाद ये क्यों कहते हैं। अब वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके कहने का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक और वोट के लाभ हो सकते हैं, जिससे वो समाज के कुछ वर्गों को आकर्षित कर सके। बाकी मनुवाद को मुर्दाबाद कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी मनुवादी व्यवस्था से ही आते हैं। मनुवाद है क्या, जरा आप बताएं। वास्तव में मनुवाद कुछ नहीं है। मनुस्मृति जैसे आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान है, वैसे ही जब यहाँ सभ्यता विकसित हुई तो उस समय एक संविधान जो लागू किया गया इस देश पर, उस संविधान का नाम मनुस्मृति है। सभ्यता विकसित हुई तो हमारे यहाँ सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल उसी समय हुआ? बिल्कुल वही, मतलब 2500-3000 हजार ईसा पूर्व की बात है वो। उससे पहले नहीं लिखा गया था ये? नहीं, उसके पहले नहीं लिखा गया था। चलिए ठीक। तो मनुवाद मतलब क्या है ये बताइए। बोले आपको कि एक संविधान है जो तत्कालीन व्यवस्था के अधीन लिखी गई थी। जी जी जी। और जिसका जन्म आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, यानी लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुआ था। 5000 वर्ष पूर्व, 3500 ईसा पूर्व। जैसे 2000 ईस्वी हो गया ना, तो उससे 3500 पहले। और ये कहिए कि आज भी आप उसको लागू कराना चाहते हैं, मतलब उस इसको काहे आप दबा ले रहे हैं? हाँ, उस समय जो एक कानूनी व्यवस्था थी वही मनुस्मृति है, जिसको आप आज भी लागू कराना चाहते हैं। संविधान है। वो कानून जो आज से 5000 वर्ष पूर्व, आपके कथनानुसार 5000 वर्ष पूर्व जो बनी हुई थी, तो उस समय की यथास्थिति को देखते हुए बनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय की यथास्थिति को देखते हुए जब बनी थी, तो उसमें आज के समय में क्या उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ इस विषय पर। मनुस्मृति के बाद इस देश में शरिया शासन किया। जो सल्तनत काल रहा इस देश में, वह शरिया का शासन रहा। शरिया किसे कहते हैं सर, जरा बताएंगे। शरिया इस्लाम धर्म की एक धार्मिक व्यवस्था है जिसको शरिया कहा जाता है। शरीयत, वह शरीयत। हाँ कानून। हाँ, शरीयत नहीं, शरिया। नहीं शरियत। हाँ, वहाँ इस देश पर शरीयत ने शासन किया। उसके पूर्व इस देश को ने महात्मा बुद्ध को आत्मसात किया और संघे शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का भी उद्घोष किया। पहले कि इस शरिया के अनुसार देश कभी नहीं चला है सर। मुगल काल में भी मुगल तो फिर जजिया किसके अगेंस्ट लिया जाता था, ये हमको आप बता देंगे। मुगल में केवल बाबर एक दिन के लिए भी आया। बाबर और औरंगजेब नहीं सर। किसी एक बात और ध्यान से सुना जाए, बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन अच्छाई को उतना ही रस लेकर मेरा ये काम है कि किसी को फिर हम लोग मुद्दे से पता है मनुवाद पर जो मैं मनुवाद को ही समझा रहा हूँ ना, कि मैंने बोला कि 5000 साल पहले एक व्यवस्था बनी, एक संवैधानिक ढांचा बना जिसका नाम मनुस्मृति पड़ा। उसके बाद इस देश में बुद्ध आए, इस देश ने बुद्ध को भी अपनाया। उसका ये खिलाफ क्यों रहते हैं? तो पहले वही तो मैं उनसे मुझको जानना है ना उनसे कि वो खिलाफ क्यों रहते हैं। उसके बाद इस देश पर शरिया ने भी शासन किया और शरीयत नहीं मानने वालों पर जजिया लगाया गया। ये भी इस देश ने देखा। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस देश पर शासन किया और ब्रितानी व्यवस्था से हम शासित हुए। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इस देश ने एक संविधान को आत्मसात किया और तब से यह देश उसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है। अब यह बात शत्रु जी बताएंगे कि उस संवैधानिक व्यवस्था में से क्या संबंध 5000 वर्ष पूर्व के मनुस्मृति का है, यह समझ के परे है, या वो बताएंगे। बताइए भाई, क्यों मुर्दाबाद मतलब इतना बात ही कहे हैं, जनता भी देख रही है। आप मनुस्मृति के पक्ष में क्यों बोलते हैं, इस पर आपने एक लाइन भी नहीं कहा। आप बताइए ना, मनुस्मृति में आपको क्या अच्छा लगा जिसके लिए आप मनुस्मृति के लिए कहते हैं कि भाई मनुस्मृति के पक्ष में रहते हैं? अब ये आप पूछिएगा, उसके बाद फिर हम तो पहली चीज तो ये अच्छी लगी, चूंकि हम एक पेट्रियोटिक पर्सन हैं, कि उसको सिंधु घाटी सभ्यता ने आत्मसात किया था। वो हमारे लिए लागू करने, आज के डेट में लागू करने का विषय हो या ना हो, सम्मान करने का विषय अवश्य है।
और मनुस्मृति में जो लोग मुर्दाबाद कहते हैं, मैं उनको खुली चुनौती क्या देता अच्छा लगता है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, खुली चुनौती, खुली चुनौती नहीं रुकिए ना, खुली चुनौती सुनिए। हाँ हाँ जी, खुली चुनौती देता हूं कि अगर उसमें कास्ट की कोई बात आई हो, कोई भी एक शब्द अगर कास्ट का अगर आया हो, जिसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, कोई ऐसी बात हो जिसके लिए कि उसको गाली दिया जाना चाहिए, तो वह बात हमको बता दे। बिल्कुल बताइए। देखिए, मनुस्मृति शुद्ध रूप से इस देश में एक वर्णवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक फॉर्मूला है, एक रूल करने का एक तरीका है, मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। जो अभी एक चैलेंज दिए कि कोई कास्ट का बात बता दीजिए उसमें। मनुस्मृति में जैसा कि आप बताए हैं कि ये देश या फिर ये सभ्यता जो है किस हिसाब से चलेगी, कोई अपराध करेगा तो क्या दंड होगा, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। उसमें जाहिर तौर से है कि हम तो अब इसका एक आपको वो पक्ष बता रहे हैं कि मनुस्मृति में ये है कि अगर कोई दलित अपराध करता है तो उसको जो सजा मिलती है उससे कई गुना ज्यादा सजा मिलती है अगर वही अपराध कोई ब्राह्मण करता है। तो आप जो कह रहे हैं कि इसमें जातीय व्यवस्था नहीं है, तो जातीय व्यवस्था तो है। क्यों आखिर ब्राह्मण को या फिर शूद्र से ज्यादा वैश्य को सजा मिलेगी? एक ही क्राइम अगर किया, कोई चोरी कर लिया, मान लीजिए चारों वर्ण के लोगों ने चोरी किया, तो अगर इनको 2 साल का पनिशमेंट होगा तो इससे कई गुना ज्यादा वैश्य के लिए होगा, उससे कई गुना ज्यादा क्षत्रिय के लिए होगा, और उससे भी कई गुना ज्यादा 100 गुना से भी ज्यादा ब्राह्मण के लिए उसमें व्यवस्था बनाई गई। मतलब वर्ण में भेदभाव था। हाँ, ये वर्ण में भेदभाव नहीं, वो जो बोल रहे हैं मैं उसको बोल रहा हूं, ये सजा का प्रावधान वो बता। हम जानना चाहते हैं आखिर ये ब्राह्मण को सजा क्यों ज्यादा दी जा रही थी? इसलिए ज्यादा दी जा रही थी क्योंकि कहा गया कि आपके पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान होने के बावजूद आप अगर क्राइम करते हैं तो आपको ज्यादा सजा होनी चाहिए। तो ज्ञान का भंडार उनके पास कैसे चला गया? वही व्यवस्था कहती है कि ज्ञान पाने का अधिकार भी, पक्ष में बोल रहे हैं। हाँ, हम तो यही बात कह रहे हैं कि ज्ञान के पक्ष, ज्ञान आखिर इनके पास कैसे चला गया? तो ये व्यवस्था बनाई गई कि सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लोग ज्ञान अर्जित करेंगे और ये ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे। ज्ञान को और यहीं पे ज्ञान को आत्मसात कर, हाँ, और यहीं पे जो है एक और नियम आया कि अगर कोई किसी का अपमान कर दिया, जैसे अभी एक नियम कहता है कि अपर कास्ट को ज्यादा सजा होनी चाहिए, लोअर कास्ट को कम सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो अज्ञान वश कर रहा है। मनुस्मृति की बात कर रहे हैं हम, जो कि हमारे संविधान में ऐसा नहीं है, सब बराबर है। एक जो क्राइम करेगा तो उसको वही सजा लोअर कास्ट के लिए भी है, वही सजा अपर कास्ट के लिए। लेकिन इसी में एक क्राइम ये है कि अगर कोई अपमान कर दिया, यानी कि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को गाली दे दिया, तो उस परिस्थिति में शूद्र का जीभ तक काट देने का प्रावधान आपको मनुस्मृति में किस श्लोक में है? अच्छा सुनिए ना, बताते हैं। जीभ तक काट देने का उसमें है, और वही अगर ब्राह्मण जो है अपमानित कर दिया तो उसको सजा उसका बहुत कम है। तो ये मनुस्मृति का डिस्क्रिमिनेशन है। इसके अलावा मनुस्मृति में महिलाओं को गुलाम बना करके रखिए, महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं दीजिए, महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ मनुस्मृति है। मनुस्मृति आधी आबादी को समझता है कि ये हमारे इस्तेमाल की चीज़ है, इसको आप आज़ाद नहीं रख सकते हैं, इसके ख्यालात आज़ाद नहीं हो सकते हैं, इसको बाल्यावस्था में पिता के अधीन होना चाहिए। अध्याय और श्लोक भी कोट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब कर देते हैं। श्लोक तो नहीं करेंगे लेकिन अध्याय जरूर करेंगे। हाँ। मनुस्मृति में महिलाओं को कहा गया है कि बाल्यावस्था में अपने पिता के अधीन रहना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर वो युवावस्था में है तो अपने पति के अधीन रहनी चाहिए, अगर वो वृद्धावस्था में है तो अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। यानी कि महिला को कभी भी आप स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर महिला की स्वतंत्रता पे आपको क्यों ऐतराज है? आपको लगता है कि उसके साथ जो है गलत हो जाएगा, तो गलत करने वाला कौन है? तो गुनाह कोई और करता है, उसकी सजा आप महिलाओं को दीजिएगा। तो ये मनुस्मृति का वो काला अध्याय है। ऐसे ऐसे बहुत सारे
दकियानूसी बातें मनुस्मृति में है, जिसकी वजह से हम लोग मनुस्मृति का पुरजोर विरोध करते हैं। और हम ही नहीं बल्कि जो भी इस जात पात से ऊपर उठ करके मानव सभ्यता को विकसित करने की बात करेगा वो मनुस्मृति का पक्ष कभी नहीं ले सकता है। अब आप कहे कि कहाँ है, कौन से अध्याय में? अध्याय 8 है मनुस्मृति का, जिसमें दंड का प्रावधान है। तो उसमें अब संस्कृत हमको तो बस एक ही लाइन याद है, जो वो भी प्रधानमंत्री जी के वजह से लौड़े न भुजियम, उससे ज्यादा हम संस्कृत कुछ जानते नहीं हैं, इसीलिए तो बने संस्कृत का का है छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ उसका अर्थ यही है। आप अगर गूगल कर सकते हैं तो गूगल कर लीजिए। ठीक है, अब हम उसको गूगल कर देते हैं। अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो अब मैं अपनी बात कहूँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अभी तक इन्होंने जितनी बातें कही वो इनके समझने का फेर है। इन्होंने दो बातें मुख्य रूप से मनुस्मृति की दो बुराइयां निकाली। एक बुराई इनकी ये है कि उसमें कहीं कास्ट व्यवस्था, कोई दलित नहीं, कोई शूद्र नहीं। मैंने बताया कि अगर मनुस्मृति में शूद्र कास्ट ये वो होता तो वाल्मीकि महर्षि नहीं होते। मैंने बताया कि मनुस्मृति में अगर मनुस्मृति को भृगु ऋषि ने लिपिबद्ध किया था, उसका ब्राह्मण से, मनु एक राजा थे, मनु का ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं था। ब्राह्मण का काम शिक्षा देना तब भी था और बाद में भी रहा। इन्होंने जो बात, और रुके जो दंड वाली बात ये कहे, अभी वर्ण व्यवस्था, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पत्रकारिता करते हैं, स्कूल चलाते हैं, इस देश में कैसी व्यवस्था है? कैसी? जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सामाजिक इक्वलिटी की, कहाँ इक्वलिटी की व्यवस्था है? 4 पद हैं इस देश में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। चपरासी, किरानी, सेकंड अफसर और डीएम, जॉब के बेस पे। अरे फिर वही बात, ये भी तो जॉब के मैंने वो वर्ण व्यवस्था क्या जॉब के इतर का था? कोई कहेगा कि इतर का था? क्या व्यवस्था है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। अगर डीएम गबन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सुसाइड, रुकिए ना महाराज, आप बोल रहे थे डीएम आज की व्यवस्था में जन पर आधारित होता है कि डीएम का बेटा डीएम बनेगा। उस समय भी नहीं था। अगर होता तो वाल्मीकि महर्षि नहीं होते। उस समय की व्यवस्था, और रावण पिछले 10,000 वर्षों से चल रही नहीं रहा होता। रुकिए, वर्ण की व्यवस्था जो, रुकिए, ब्राह्मण सुनिए, रावण ब्राह्मण था, और अगर वर्ण से श्रेष्ठ होता तो 10,000 वर्षों से जलाया जाता है। और उसको लिपिबद्ध करने वाले, रावण केवल ब्राह्मण नहीं था, इसे भी नोट कीजिए, रावण केवल ब्राह्मण नहीं था, वह जितना ब्राह्मण था उतना ही राक्षस प्रवृत्ति। अरे नहीं, ब्राह्मणों ने ही उसको राक्षस करार दिया। क्यों दिया? इसलिए कि उसकी प्रवृत्ति अच्छी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण ही यह त्याग कर सकता है, जिस ब्राह्मण व्यवस्था है कि एक गणेरिया के बेटा को उठाकर भारत का सबसे बड़ा सम्राट बना सकता है, चाणक्य, चंद्रगुप्त को, या दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। मनुस्मृति पे आइए, हम मनुस्मृति पे ही ना बोल रहे हैं। तो मनुस्मृति रावण को इस देश में 100 साल से जलवा रही है, और मनुस्मृति इस देश के हर घर, रुकिए ना महाराज, रुकिए ना, मनुस्मृति इस देश में हर घर में वाल्मीकि द्वारा लिखित, एक इनके द्वारा, इनके तथा कथित सूत्र द्वारा, मैं सूत्र नहीं मानता हूं, मैं तो महर्षि मानता हूं, महर्षि का दर्जा दिलवाकर हर घर में अगरबत्ती से पूजा करवाता है। आप किस व्यवस्था की बात करते हैं? बाहर छोड़ दीजिए, रहसु भगत का मंदिर इसी जिले में है, और रहसु भगत के मंदिर में यहाँ के सभी ब्राह्मण जाकर माथा टेकते हैं। आपको टेकते हैं सर? बिल्कुल टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप माने गजब बात, और क्या गजब बात? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप दलितों को सम्मान देते हैं? बिल्कुल देते हैं। आप दलितों को जब सम्मान देते तो आप यही कहते कि SC/SC एट्रोसिटी एक्ट बना करके हमारा गला काटा जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि SC/ST एक्ट बनाकर मेरा गला काटा जा रहा है। मैंने ये कहा कि SC/ST के विरोध में अपने को OBC कह के मलाई चावने का तथाकथित सोशल इंजीनियरिंग करने वाले इस देश के नेता जो है, नाचने लग रहे हैं आप। हम कहा नाच रहे हैं? हम नाच रहे हैं? भुला इधर उधर हम कहा बुलवा रहे हैं? मैंने कहा कि 84% मामले उनके विरुद्ध दर्ज है जो अपने को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहते हैं। आप रसूल भगत को मान लीजिएगा, हाँ, क्योंकि वो देखिए, हम यही गजबे हाल है भाई। ब्राह्मणवाद
तो ब्राह्मणवाद में ही नरसिंह भगत, ब्राह्मणवाद में ही नरसिंह भगत देवता है जी। मनुवाद को हम ब्राह्मणवाद समझते हैं। वो साम्यवाद में देवता स्थापित किए गए हैं क्या? अरे भाई मेरे, ब्राह्मणवाद हमारे अंदर भी हो सकता है, हम बैकवर्ड क्लास के हैं। कोई दलित है उसके अंदर भी ब्राह्मणवाद हो सकता है। ब्राह्मणवाद का अर्थ ये है कि वो कौन बात? अपने आप को श्रेष्ठ समझे। कहाँ श्रेष्ठ समझता है? श्रेष्ठ समझता तो फिर चंद्रगुप्त को राजा बनाता। अरे भाई, श्रेष्ठ समझता तो रावण को 10,000 वर्षों से जला रहा होता। गजब हाल है, गजब हाल है। ये तो रसूल भगत का आप इसलिए अगर इस देश में 1950 के पहले आपकी व्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला अरे काम कर मेरे व्यवस्था को क्यों आगे आप जो है सफाई मजदूर जो है, नाला साफ करने वाला जो दलित है, उसमें ब्राह्मण भी नाला साफ करता है। दिल्ली में चलिए दर्जन में से दिखवा देंगे, दर्जन से। जहाँ है वहाँ नहीं तो यहाँ भी दर्जन से ब्राह्मण भीख मांगते हुए मिलेंगे, जो नाला साफ करते हैं। दर्जन से ब्राह्मण रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे। वो छोड़ दीजिए, दर्जन से ब्राह्मण रिक्शा चलाते हुए मिलेंगे, दर्जन से हमारे कचहरी में बैठकर दिन भर बेलर बनने के लिए बैठे रहते हैं। दर्जन भर ब्राह्मण में आज भी श्राद्ध खाने के लिए 100 रुपया में श्राद्ध खाने अगर किसी जाति का व्यक्ति जाता है तो वो ब्राह्मण की ब्राह्मण की को भी आप लोग कैटेगराइज किए हैं ना? नहीं कोई कैटेगराइज नहीं किए। ये तो अजीब हाल है। यहाँ भी तो कैटेगरी है। यहाँ लालू यादव का मूर्ख बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ भी कैटेगरी है। तो ये तो देख, सुरनर तुलसीदास जी का एक चौपाई है। मैं आपसे सुरनर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आपसे शुरुआत में संस्कृत ना बोलिएगा, मैं ये हिंदी है आता है संस्कृत का। दूसरी बात हिंदी है, आप कहते हैं हिंदी है, आप कहते हैं सवर्ण। आप जो रिक्शा चलाने वाली बात, आप एक भी अपर कास्ट के लोग का रिक्शा चलाते हुए उदाहरण आप लाइए। और अभी एक ब्राह्मण की लड़की पूरे दिन कचहरी में घूम के चाय बेचती है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए भाई मेरे। उस अपर कास्ट का आप इतिहास उठा करके देखिए। कौन सा इतिहास? जिस इतिहास को आप जुटलाते हैं, आप पहले वो बताइए कि वो ठाकुर का कुआं कब बना था? जब पिछले 1,000 वर्ष से दूसरे का ही शासन था। का कुआं तो मुंशी प्रेमचंद जी को दिख गया, वही दुनिया को दिखा दिए। और 1,000 2,000 पुरानी बात नहीं है। हम आपसे ये कहते हैं, जो आप कह रहे हैं अपर कास्ट का आदमी आज रिक्शा चला रहा है, एक बेटी चाय बेच रही है, आप उस परिवार का इतिहास जब देखिएगा ना तो पता चलेगा कि उसका बाप जो है दारू पी करके सब बर्बाद कर दिया, उसका बाप जो है अयासी में सब बर्बाद कर दिया। आप महाराज, आप लोग देश पर राज किए हैं भाई, संसाधन वो शासन कब था? अरे भाई 1950 में आप राज किए। कहाँ 1950 में राज किए? हम लोग 1950 में मेरा राज कहाँ था भैया? इस संसाधन पे तो आप ही का राज है भाई। कब किए हैं ये? जरा आज भी कर रहे हैं सारे संसाधन। इस कालखंड में आप लोग, मुझे लगता, मैं बता रहा हूँ, मनुस्मृति से मनुस्मृति से नहीं बोलेंगे ना सर, आपके इतिहास से बोलेंगे। चंद्रगुप्त का शासन लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ था इस देश में, 2000 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त के बाद फिर इस देश पर शासन हुआ शाकों का, हुरों का। उसके बाद फिर आ गया गुप्त काल। रुके आप पूरे देश की बात करें, मतलब आप लोग शासन किए हैं कि नहीं? कब किए हैं? वही तो वो कालखंड बताया जाए जब ब्राह्मण इस देश के राजा हुआ करते थे। आज आप कहाँ शासन किए? मुगल में मुगल राजा थे। हम कौन थे? मुगल में महाराणा प्रताप थे, शिवाजी थे। अरे भैया मेरे, आज यहाँ बीजेपी का शासन चल रहा है। बीजेपी के शासन में बीजेपी की विरोध कांग्रेस करती है, सीपीएम करती है, सीपीआई करती है, सीपीआईएमएल करती है, आरजेडी करती है, लोजपा करती है, सजपा करती है, सब करती है। तो यह विरोध करती है ना। सत्ता किसकी है? सत्ता अलग अलग क्षेत्र। नहीं रुकिए ना, सत्ता किसकी है यह हमको बता दीजिए आप। कहते ना गोल गोल घुमा रहे हैं। कहाँ घुमा रहे हैं भैया? बीजेपी की सरकार है, जिसकी बीजेपी की सरकार हो जाती है, जनता बीजेपी की ही सरकार है ना। जनता में कौन थे? सुन लीजिए, सुनिए, राणा प्रताप कौन थे? मुगलों के विरोधी थे। शिवाजी कौन थे? मुगलों के विरोधी थे। लक्ष्मीबाई कौन थी? अंग्रेजों की विरोधी थी। यह विरोधी लोग थे जो उस राज सत्ता का विरोध करते थे। उस महाराणा प्रताप सेनापति हकीम ठाकुर थे, मानते? बिल्कुल। तो हम हिंदू मुसलमान तब से बतियाए क्या? मेरा पहला उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम, हैदर और हमीद थे। अकबर के सेनापति थे। मेरा पहला उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम, हैदर और हमीद थे। आप लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। कहाँ इधर उधर चले जा रहे हैं? इधर उधर चले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं? एक तो बड़ा सीधा आपसे सवाल पूछे। हाँ, बहुत आप उसमें इतना लंबा खींच के हम आज कहते हैं, आज आप संसाधनों पे आप उस
उठा करके देखिए क्या उठा कर देखें? कि किसके पास संसाधन है। अब मैं बता देता हूँ। आज संसाधन का उदाहरण तो आपको कहीं नहीं जाना अरे है। नहीं, ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया, इसी पे आइए तो सही। हाँ, आ जाते हैं, आ जाते ईडब्ल्यूएस के हैं। बड़ी बढ़िया क्राइटेरिया विषय है। आपके बीच गरीबी का मानक होता है सालाना 8 लाख रुपया बिल्कुल की बिल्कुल, आमदनी। बड़ी बड़ी और वही हमारे में होता है। क्रीमी लेयर गूगल करिए, अरे छोड़िए, क्रीमी लेयर गूगल हमारे करिए, यहाँ क्रीमी क्रीमी लेयर लेयर गूगल। तो आपकी गरीबी का मानक वही है, आपकी गरीबी का मानक क्रीमी लेयर है। और तब से आप सेल्फ गोल मार रहे थे और हम बोल नहीं रहे थे। अभी बहुत जगह आपने सेल्फ गोल मारा। हाँ, क्रीमी लेयर, ठीक ठीक। इधर ईडब्ल्यूएस के लिए मानक रखा गया है 8 लाख और क्रीमी लेयर के लिए मानक रखा है 16 लाख। गूगल कर लीजिए, गूगल करिए भैया, अभी गूगल करिए। 35,000 रुपया है सालाना इनकम गरीबी रेखा से नीचे का। अब फिर तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जो है इस देश में आपकी गरीबी का मानक कुछ और गरीबी का मानक कुछ और, ऐसा क्यों? अब दो चीज पहले आप समझ लीजिए। हमको तो कबो कबो लगता है कि आप थोड़े से माने अन्यथा नहीं लगे, छोटे भाई जैसे हैं, थोड़े से चीजों को सूक्ष्मता से समझने की बात है। ये भी इस चीज को समझेंगे। बिलो पॉवर्टी लाइन शब्द है, गरीबी रेखा के नीचे। शब्द क्या हुआ? बीपीएल। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे, मतलब भिखमंगई में। दैट इज नॉट दी महाराज, वो क्राइटेरिया बनता है। कहाँ आपके लिए? मेरे लिए भी वही क्राइटेरिया है, मेरे लिए भी बीपीएल की प्रक्रिया वही है। नहीं आप कहे कि हमारे में जो ये हमारा और आपका क्या है? एक संविधान है, एक नागरिक है हम। सुनिए, हम भी तो कह रहे हैं अपर कास्ट में जो बीपीएल होगा उसको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। अगर आप आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो, जबकि आर्थिक आधार पर तो रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन कोई आपको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आर्थिक आधार पर गरीबी आरक्षण तो इस देश को, अब वहां आइएगा तो इस देश को आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण वह कोड है जिसने आज चाइना हमसे, हमारे बाद आजाद हुआ, इनके अंदर से अभी निकला नहीं। तो इनका निशाना सही मायने में आरक्षण रहता है, इनका निशाना हमेशा SC/ST एक्ट। बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपसे जो पूछना खत्म नहीं होंगी ना, ये खत्म होने वाला। बिल्कुल, फिर से बता दे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। दोनों जन में से कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, अलग अलग तथ्यों पे अलग अलग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा। हम तो कह रहे हैं सीधी सीधी बात कि गरीबी का, अगर अपर कास्ट को अगर रिजर्वेशन चाहिए था आर्थिक आधार पे, तो वो भी बोलते हैं हमारे बीच जो भी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको मिला। अरे भैया, तो आपको तो हम बताइए भी है ना कि आपका गरीबी रेखा तो 15 लाख पर तय किया गया है, और नहीं हुआ हो तो आज हम राजनीति और वकालत दोनों छोड़ देंगे। ना कोई। चलिए ठीक ठीक, ये वीडियो बहुत वो 15 लाख पर तय किया गया है सर। आजाद जी फिर और मेरे आजाद भाई बहुत सारे सेल्फ गोल मारे और इन्होंने मनुस्मृति का समर्थन किया, उसकी अच्छाइयों को सामने रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, राकेश राय जी और आजाद शत्रु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो हमने ये जाना कि अगर डिबेट हो तो कोई किसी को सुनता नहीं है, केवल डिबेट होता चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।